औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स का, वो है जी फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। कि जब एक इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर है उसके पास क्या फंक्शन है परफॉर्म करने के लिए, क्या उसके पास अथॉरिटी है, क्या उसके पास पावर है। तो चूँकि लास्ट टाइम हमने पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ एफबीआर वो भी डिस्कस कर लिए थे, तो अब ये लास्ट क्वेश्चन उसके अंदर बनता है। और इसके बाद फिर हम अपना डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर को 2 से 3 लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए जो पहला पॉइंट है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू, क्योंकि कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू भी एक इनकम टैक्स अथॉरिटी है जो कि अंडर एफबीआर काम करता है। इसका पहला जो फंक्शन है वो है टैक्स ऑन रिटायरमेंट पेमेंट। रिटायरमेंट पेमेंट का मतलब होता है कि जब कोई पर्सन रिटायर्ड होता है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो उसे अमाउंट मिलती है, आमतौर पर इसे गोल्डन हैंडशेक भी कहते हैं, कि उसको एक मजमूई लमसम अमाउंट मिलती है। CIR का मतलब है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। C फॉर कमिश्नर, I फॉर इनलैंड एंड R फॉर रेवेन्यू। अलाउ एन एम्प्लॉय टू पे टैक्स ऑन हिज रिटायरमेंट पेमेंट्स, जो उसको रिटायरमेंट के वक्त पेमेंट मिली है, एंड गोल्डन हैंडशेक पेमेंट्स एज पर नॉर्मल प्रोसीजर are paid tax on the basis of average rate of tax based on the 3 preceding tax year। वो उसे कहता है नॉर्मली उसके ऊपर टैक्स पे करे, या पिछले 3 सालों का जो उसने टैक्स पे किया है उसका एवरेज लेके, यानी पिछले 3 सालों का जितना टैक्स पे किया है उन 3 सालों के टैक्स को जमा करे और उसको 3 में डिवाइड करके जो एवरेज आएगा उसके मुताबिक टैक्स पे करे, या नॉर्मली उसके ऊपर टैक्स दे दे जो उसको इकट्ठी अमाउंट मिलती है। तो ये भी क्या कर सकता है, किसी भी एम्प्लॉय को अलाउ कर सकता है, यानी ये भी उसके पास अथॉरिटी है। आमतौर पर इसके ऊपर टैक्स लगता नहीं है, लेकिन अगर कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अगर करे तो कानून में कुछ ठीक है लिमिटेशंस है जिसके मुताबिक वो अलाउ करके टैक्स कलेक्ट कर सकता है। सैलरी इन एरियर्स, एरियर्स कहते हैं जो अभी सैलरी आपने सर्विसेज दे दी है लेकिन अभी आपने सैलरी रिसीव नहीं की है, अर्न नहीं की है। CIR allow an employee to pay tax on salary received in arrears in the tax year in which services were rendered। एक टैक्स ईयर के अंदर सर्विसेज को दे दी थी, उस टैक्स ईयर के अंदर अभी तक आपको सैलरी अगर मिली नहीं है, ठीक है, सैलरी अभी मिली नहीं है लेकिन आपने सर्विसेज दे दी है, तो जब आपने सर्विसेज दे दी है तो इसका मतलब है कि अगर आपको सैलरी नहीं भी मिली है तो आपको फिर भी उस टैक्स ईयर के हवाले से वो सैलरी तो आपकी उस टैक्स ईयर के हवाले से है, कल को अगर आपको इकट्ठी भी मिलेगी तो उस टैक्स ईयर की वो सैलरी कहलाएगी। जिस इदारे में आप काम करते हैं वो आपको उसी टैक्स ईयर के हवाले से ही वो सैलरी पे करेंगे कि इसने इस टैक्स ईयर में इस महीने से लेके इस महीने तक काम किया था। तो अगर उसने अभी तक एक बंदे ने मतलब उसने कहा कि मुझे पैसे मिले नहीं है लेकिन मैंने रिटर्न वो नील शो करता है तो टैक्स नहीं पे करता, लेकिन अगले साल वो उसको अपनी अमाउंट में ऐड कर लेता है, तो कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू उस शख्स को अलाउ कर सकता है कि जिस साल में उसने सर्विसेज दी है उसी साल में वो सैलरी को क्या करे, शो करके उसके ऊपर टैक्स पे कर दे। अगला है जी परमिशन ऑफ अ टैक्स ईयर। आपने बेटा टैक्स ईयर पढ़े थे, नॉर्मल टैक्स ईयर पढ़ा था, स्पेशल टैक्स ईयर पढ़ा था, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर पढ़ा था। आपने पढ़ा था जो नॉर्मल टैक्स ईयर होता है वो आमतौर पर 1 जुलाई को स्टार्ट होता है और 30 जून को ख़त्म होता है। स्पेशल टैक्स ईयर जो आपने पढ़ा था सितंबर से अक्टूबर तक भी हो सकता है, जनवरी से दिसंबर तक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जब कोई पर्सन, कोई बिजनेस कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू को एप्लीकेशन दे और वो कहे कि जी मेरा टैक्स ईयर स्पेशल में कन्वर्ट कर दे, तो फिर एफबीआर का जो ठीक है अथॉरिटी ऑथोराइज पर्सन है वो उस नॉर्मल टैक्स ईयर को स्पेशल टैक्स ईयर में भी कन्वर्ट कर सकता है।
The CIR can allow a person to use special tax year instead of normal tax year or vice versa. While permitting such change, the commissioner may also impose any condition. जब इस तरह की परमिशन देता है तो कमिश्नर कुछ शराइत भी लगा सकता है, उसकी शर्त लगाने की भी अथॉरिटी उसके पास मौजूद होती है। उसके बाद एक और फंक्शन है कमिश्नर का, फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम। अगर किसी शख्स ने इनकम टैक्स की रिटर्न जमा नहीं करवाई है, अभी तक वो फाइलर नहीं बना है, अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है या सैलरी ले रहा है, एफबीआर के पास एक ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन आ गई है, उनके पास प्रॉपर डेटा मौजूद है कि ये पर्सन किसी अच्छे इदारे में जॉब करता है, सैलरी भी लेता है, लेकिन इसकी सैलरी टैक्सेबल भी है, इसकी सालाना इनकम जो है वो 4 लाख से ज़्यादा है, लेकिन ये शख्स अभी तक इनकम टैक्स की रिटर्न सबमिट नहीं करवाता। तो ऐसी सूरत में कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू उस शख्स को या उस शख्स के रिप्रेजेंटेटिव को ये ठीक है अलाउ कर सकता है, उसको ऑर्डर दे सकता है कि वो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवाए, यानी अपनी इनकम शो करे कि सालाना उसने कितनी इनकम कमाई है और उसके ऊपर जितना टैक्स बनता है वो टैक्स पे करे। अगला है पावर टू रिक्वायर वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट कहते हैं, वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर मिसाल के तौर पर एक शख्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि उस बंदे के नाम पे कितनी गाड़ियां हैं, उस बंदे के नाम पे कितने बैंक बैलेंसेस है, उस बंदे के नाम पे कितने प्लॉट्स वगैरह मौजूद है, ये सारे वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर होते हैं। कितना सोना है, कितनी उसके पास प्रीशियस मेटल्स हैं, जैसे कीमती सोना वगैरह भी, ये भी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आता है। गाड़ियाँ हो गई, बैंक अकाउंट हो गए, ठीक है, प्लॉट्स हो गए, ये सारी चीज़ें वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आती है। The CIR may require any taxpayer to provide wealth statement. कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू किसी शख्स को भी रिक्वायर कर सकता है। 2014 से पहले वेल्थ स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं हुआ करती थी। 2014 से पहले कि वेल्थ स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं होती थी, अगर कोई वेल्थ स्टेटमेंट नहीं भी देता था कोई मसला नहीं था। फिर 2014 जब ख़त्म हो गया उसके बाद एफबीआर ने वेल्थ स्टेटमेंट हर उस शख्स के लिए लाजमी कर दी है जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करवाएगा, उसके साथ वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी सबमिट करवाएगा। नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अगर किसी शख्स ने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया है, मतलब एक शख्स ने बिजनेस खत्म कर दिया, तो उसको कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को एप्लीकेशन देनी चाहिए कि जी मैंने इस डेट से बिजनेस खत्म कर दिया, इसका मतलब ये मेरा बिजनेस खत्म हो गया, मैं इस बिजनेस की रिटर्न दिया करता था, अब मैं क्या करूंगा, आज से इसकी रिटर्न नहीं दूंगा। रिटर्न आप नील भी सबमिट कर सकते हैं, नहीं भी सबमिट कर सकते हैं फिर। और इसके बदले में, उस एप्लीकेशन के बदले में आपको क्या ठीक है रिप्लाई करता है CIR, उसका क्या फंक्शन है वो भी स्टडी करते हैं। The CIR require a person to furnish the return if the business is discontinued and person has not furnished his return of income. मतलब बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया लेकिन उस शख्स ने अभी तक रिटर्न जमा नहीं करवाई, तो फिर एफबीआर का जो अथॉरिटी है कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू, वो उस शख्स को कहेगा ठीक है तुमने बिजनेस अपना खत्म कर दिया है, लेकिन तुम्हारी अगर नील की रिटर्न भी बनती है ना, मतलब कोई बिजनेस नहीं किया लेकिन तुमने नील की भी रिटर्न क्या करनी है, सबमिट करवानी है, या तुमने 2-3 महीने जितना बिजनेस किया उसमें जितना तुमने कमाया, कितनी तुमने परचेजेस की, कितनी तुमने सेल की है, जो भी तुम्हारा है उसका भी डाटा क्या करना चाहिए, सबमिट करवाना चाहिए। उसके बाद आता है बेटा एक्सटेंशन ऑफ टाइम फर्निशिंग रिटर्न। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई पर्सन रिटर्न में मिस्टेक कर लेता है, ठीक है, उसके लिए भी अप्रूवल कमिश्नर से लेनी पड़ती है, और अगर किसी शख्स ने रिटर्न टाइमली सबमिट नहीं करवाई ड्यू डेट के अंदर, जो मुकर्रर तारीख एफबीआर की तरफ से मुकर्रर थी, एक शख्स ने उस मुकर्रर तारीख के अंदर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सबमिट नहीं करवाई है और उसको चाहिए कि उसको 15 दिन मजीद दे दिए जाए या 30 दिन दे दिया जाए, 1 महीना दे दिया जाए, तो वो ये टाइम अवेल करने के लिए या टाइम हासिल करने के लिए इनकम टैक्स के कमिश्नर से क्या करेगा, अप्रूवल लेगा, उसके लिए एप्लीकेशन लिखेगा। तो कमिश्नर के पास ये अथॉरिटी है, कमिश्नर ये फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, या उसके पास पावर है कि वो किसी शख्स को, किसी टैक्स पेयर को रिटर्न फाइल करने के लिए उसकी डेट बढ़ा सकता है। द CIR कैन एक्सटेंड, ठीक है, ये एक्सटेंड नहीं आएगा, एक्सटेंड आएगा, टी की जगह डी आएगा। एक्सटेंड द टाइम फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम ऑन द रिटर्न रिक्वेस्ट ऑफ द टैक्स पेयर। जब टैक्स पेयर रिटर्न रिक्वेस्ट करेगा तो वो उसको टाइम को एक्सटेंड कर सकता है। मतलब मैं आपको बताता चलूँ इसमें
पहले वो 15 दिन की अप्रूवल देता है, 15 दिन से ज़्यादा की अप्रूवल नहीं देते, 15 दिन की अप्रूवल देता। पहली मरतबा 15 दिन की ले सकते हैं, दोबारा फिर भी 15 दिन की ले सकते हैं। आगे जी प्रोविजन असेसमेंट ऑर्डर, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। द CIR हैज द पावर टू मेक एन अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। मतलब एक शख्स ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा दी, लेकिन उसने अपनी करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं शो की, उसने अपनी इनकम कम शो की है। अब FBR को पता चल गया ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन के थ्रू कि इस शख्स ने जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न शो की है, इसमें इसने नेट इनकम कम शो किया, प्रॉफिट कम शो किया है, जबकि इसका प्रॉफिट ज़्यादा बनता था, क्योंकि प्रॉफिट ही नेट इनकम होती है, वो ज़्यादा बनता था। ज़्यादा इनकम शो करोगे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, कम इनकम शो करोगे कम टैक्स देना पड़ेगा। एक शख्स ने इनकम कम शो की, उसको टैक्स उसने कम दिया, FBR वालों ने केस ऑडिट में डाल के उस शख्स की जो असेसमेंट थी वो दोबारा करके, जो उसने सेल्फ असेसमेंट की थी उसको उन्होंने अमेंड कर दिया। जब असेसमेंट अमेंड होती है तो ये सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 के तहत होती है। हम जो नॉर्मली अपनी सेल्फ असेसमेंट करते हैं वो सेक्शन 120 सब सेक्शन 1 के थ्रू होती है, जो हम अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन देते हैं। और अगर हमारी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी मिसाल के तौर पर कॉन्फ्लिक्ट लगे FBR को कि इसमें ये एक्यूरेट नहीं है, ये अप टू द ठीक है रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो उसको चेंज करके अंडर सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 के तहत असेसमेंट को अमेंड भी कर सकते हैं। आगे जी प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट वही होती है कि जिसको वो ठीक है अमेंड करके एक नई आपकी इनकम बना दे, वो अपने तौर पर इनकम बना दे और उसके ऊपर टैक्स भी ज़्यादा लगा दे, उसे प्रोविजनल असेसमेंट कहते हैं। इफ द टैक्स पेयर डज नॉट फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम इन स्पाइट ऑफ अ नोटिस बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स वालों ने नोटिस दिया, उसके बावजूद एक टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न नहीं जमा करवाई, तो फिर FBR वाले अपनी मर्जी के मुताबिक उस बंदे की इनकम बना लेते, उसके ऊपर टैक्स भी बना लेते हैं। वो आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, उन्होंने आपका वैसे ही 8 लाख इनकम बना के उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, तो ये प्रोविजनल होती है। और ये तब होगी जब आप टाइमली रिटर्न जमा नहीं करवाते, डेट भी गुजार दी आपने, ड्यू डेट गुजरने के बाद आपको FBR की तरफ से नोटिस आ गया कि आप इस डेट पे रिटर्न जमा करवाए, आपने नहीं करवाई, आपने उस नोटिस का भी कोई रिप्लाई नहीं किया, मतलब आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो फिर वो अपने से आपकी इनकम बना के उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। CIR कैन मेक प्रोविजनल असेसमेंट इन दिस केस। आज के लिए आपका लास्ट पॉइंट है ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट्स। ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट्स का मतलब होता है कि जो मुख्तलिफ ठीक है बिजनेसेस आपस में ट्रांजैक्शंस करते हैं। CIR डिस्ट्रीब्यूट अ पोर्शन और एलोकेट इनकम डिडक्शंस और टैक्स क्रेडिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन टू एसोसिएट्स। अगर एक ट्रांजैक्शन हुई है दो बंदों के दरमियान, तो किस बंदे को एक्सपेंस चार्ज करना है, किस बंदे की तरफ से टैक्स में डिडक्शन देनी है, यानी कि वो जो विद होल्डिंग टैक्स पड़ा आपस में ट्रांजैक्शन के दौरान, वो विद होल्डिंग टैक्स किसकी तरफ से कौन क्लेम कर सकता है दोनों में से। तो ये CIR जो है ना, ये इसके पास अथॉरिटी है, इसके पास ये पावर है कि वो जो एसोसिएट के दरमियान ट्रांजैक्शन होती है उसमें इनकम कितनी एलोकेट करनी है, किस पर्सन को एक्सपेंस कितना शो करना है, ठीक है, किस पर्सन को कितनी टैक्स क्रेडिट देनी है, ये सारी की अथॉरिटी पावर किसके पास है, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास है। आई होप बेटा कि ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने इनको ठीक है थॉरोली एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब आप भी इनको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एटलीस्ट कम से कम 2 मरतबा तो आप लोगों को इसको पढ़ना चाहिए। जो पॉइंट क्लियर नहीं होता उसको दोबारा स्टॉप करके सुने, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं लेक्चर आपको पता है 15 मिनट का ही देता हूँ। कुछ लेक्चर ऐसे होते हैं जो 18 से 20 मिनट में चले जाते हैं। नॉर्मली मेरी कोशिश यही होती है कि मैं 15 मिनट का ही लेक्चर दूँ आप लोगों को, ताकि आप उसको आसानी से सुन सके। तो आज के लिए आपके ये 10 पॉइंट्स थे जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं इन पॉइंट्स को क्या करूँगा, ख़त्म कर दूँगा और ये हमारा ये टॉपिक भी मुकम्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम अपना डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। और एक और बात कि मैंने स्टूडेंट्स को जैसे कि कहा हुआ था उसके हवाले से, असाइनमेंट के हवाले से, तो वो मुझे इंशाअल्लाह ताला जब रिसीव हो जाएगी तो मैं उसको प्रॉपरली चेक करके फिर आप लोगों को रिटर्न करूँगा। बेटा तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।